हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का दूसरा अध्याय विविधता एवं भेदभाव पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले अध्याय में विविधता और उसके पहलुओं को जाना था कि समाज में विविधता क्यों मौजूद है। हमने वहाँ जाना था कि धर्म, भाषा, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन ये सभी विविधता के पहलू हैं और किसी भी स्थान पर वहाँ के जो भौगोलिक और ऐतिहासिक कारक होते हैं वो विविधता पर असर डालते हैं। यानी हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव या रीति रिवाज मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जो जगह का भूगोल है, यानी जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जो उसका इतिहास है, यानी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये सभी असर डालते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में इन 8 धर्मों को मानने वाले अनुयायी या फॉलोअर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो संसार में 8 मुख्य धर्म कौन कौन से हैं? इसमें हिंदू हैं, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी। ये टोटल 8 मुख्य धर्म संसार में पाए जाते हैं और भारत में इन 8 धर्मों के फॉलोअर्स रहते हैं। इनमें से जो 4 धर्म हैं, यानी हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये भारत में ही उत्पन्न हुए हैं और बाद बाकी जो 4 धर्म हैं, यहूदी, ईसाई, इस्लाम और पारसी, ये पश्चिम एशिया में जन्मे हैं। हमारे देश में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो कि लोगों की मातृभाषाएं हैं और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे देश में जब 8 धर्मों को मानने वाले लोग मौजूद होंगे तो उनके रीति रिवाज, उनके त्यौहार, उनके खान पान या रहन सहन का तरीका भी भिन्न भिन्न होगा। कई बार क्या होता है, कई बार सही दिशा ना मिल पाने की वजह से या कई बार कोई एक सोच बना लेने की वजह से हम इस विविधता के चलते लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो यहाँ पर वही सब रीजन बताए गए हैं कि हम भेदभाव क्यों करते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है पूर्वाग्रह। देखिए, कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि हमसे भिन्न होते हैं, जिनकी अभिरुचियां हमसे भिन्न होती हैं, जिनके काम करने का तरीका हमसे भिन्न होता है। तो हमें लगता है कि भाई हम सही हैं, ये व्यक्ति गलत है, या हमारे तौर तरीके या हमारी रीति रिवाज सही हैं, ये इनके तौर तरीके या इनके रीति रिवाज गलत हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। और जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे जब हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। यानी मान लीजिए हमने किसी के बारे में पहले से एक राय क्रिएट कर ली तो वो राय क्या है, पूर्वाग्रह बन गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्वाग्रह हमेशा नकारात्मक होता है। यानी ज़्यादातर ये राय जो होती है या पूर्वाग्रह जो होता है वो नकारात्मक होता है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को आलसी या फिर कंजूस मानना, ये पूर्वाग्रह है। कई बार कहा जाता है कि भाई फलाने क्षेत्र के लोग आलसी टाइप के होते हैं, वहाँ के लोग कंजूस होते हैं, तो एक तरह का पूर्वाग्रह है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है और जो हम कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है और अन्य व्यक्ति जो ये काम कर रहे हैं तो वो बेहतर नहीं है, कई बार हम ये भी सोचते हैं। तो ऐसे में हम पूर्वाग्रह कर रहे होते हैं। कई बार हम इसी वजह से दूसरों को इज्जत नहीं कर पाते हैं जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। जैसे कि उदाहरण भी दिया गया है कि अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और हम ये मान लें कि बाद बाकी सब अन्य भाषाएं जो है बेकार हैं, अन्य भाषाओं का ज़्यादा रोल नहीं है, अंग्रेजी जो ग्लोबल लैंग्वेज है तो अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, तो ऐसे में हम अन्य भाषाओं को बहुत निगेटिव रूप से देखने लगेंगे। हमें लगेगा कि भाई अंग्रेजी ही सबसे महान है, बाद बाकी सारी भाषाएं बेकार हैं। इसके अलावा हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में, उनकी चमड़ी के रंग के बारे में, या फिर जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि के बारे में हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि हम किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के बारे में एक पूर्वाग्रह सेट कर लेते हैं कि फलाने जगह के लोग क्या हैं, इस तरह के होते हैं। जैसे खास करके आपने देखा होगा कई जगह बिहार के लोगों को लेकर एक मानसिकता बनी हुई है कि बिहार से मोस्टली मजदूर लोग ही आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिहार से प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन हमारे मन में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि बिहार के लोग मजदूर टाइप के होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो धारणा होती है ये पूर्वाग्रह से ग्रसित धारणा होती है। अब देखिए, पूर्वाग्रह अपने आप नहीं बनता है, पूर्वाग्रह बनने के पीछे स्टार्टिंग होती है रूढ़िबद्ध धारणा से। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनती हैं तो वो भी जान लीजिए। देखिए, जब हम सभी लोगों को एक ही छब में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों देखने में एक दूसरे के समानार्थी हैं। कहीं भी भेदभाव की जो स्टार्टिंग होती है वो रूढ़िबद्ध धारणा से होती है और जब रूढ़िबद्ध धारणाएं काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो जाती हैं तो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं सकारात्मक भी हो सकती हैं या फिर नकारात्मक भी हो सकती हैं। वहीं जो पूर्वाग्रह होता है वो हमेशा नकारात्मक ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को स्ट्रांग मानना या किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को कमजोर मानना, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्ति की रूढ़िबद्ध धारणा है।
कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं, जबकि हम ये पाते हैं कि हर देश में, हर धर्म में हमें कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ प्रकृति के लोग देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन फिर भी हम किसी खास जाति के लोगों को, किसी खास धर्म के लोगों को या लिंग के लोगों को हम लोग इस तरह का ठहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि किसी एक जाति, जैसे मान लीजिए ए जाति का आपने कोई एक व्यक्ति ऐसा देखा जो कि चोरी करते हुए पकड़ा गया। कुछ समय के बाद आपने देखा कि उसी जाति से एक दूसरा व्यक्ति भी चोरी करते पकड़ा गया। तो आपके मन में एक रूढ़िबद्ध धारणा बन गई कि फलानी जात के लोग चोर होते हैं। आगे चलकर आपने अपनी जो धारणा है उसको और ज़्यादा व्यापक कर दिया। अब वो इतनी ज़्यादा व्यापक हो गई कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब ये मानने लगे हैं, आपकी बात का भरोसा करने लगे हैं कि वाकई में ए जाति वाले चोर होते हैं। तो ऐसे करके ए जाति के खिलाफ इस तरह के पूर्वाग्रह क्रिएट हो गया। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं जब व्यापक हो जाती हैं तो वो पूर्वाग्रह का रूप ले लेती हैं। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान के कुछ खास गुण और क्षमताओं को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। जब हम किसी के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा सेट कर लेते हैं तो हम उसकी जो नैसर्गिक क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, कॉमन एग्जाम्पल है लड़का और लड़कियों के बारे में। आप लोगों ने बचपन से देखा होगा, आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, फील किया होगा कि आपके माँ बाप भी आपके भाई बहन में अंतर करते हैं। यहाँ पर लड़कों को शारीरिक रूप से बलिष्ठ, कभी ना रोने वाला, उद्यमी, शरारती और खेलों में निपुण माना जाता है। वहीं लड़कियों को शारीरिक रूप से कमजोर, भावुक, सुशील, बात करने में सौम्य और मधुर, खाना पकाने, नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण माना जाता है। भाई दोनों को लेकर एक रूढ़िबद्ध धारणा ये बनी हुई है कि लड़कियां जो है पैदाइशी कमजोर होती हैं और लड़कियों का काम क्या है, खाना पकाने का काम है, नृत्य करने का काम है, चित्रकारी करने का काम है। जबकि जो वैसे काम है जिनमें शारीरिक श्रम लगता है, मेहनत लगती है, वो सारे काम लड़के करते हैं। जबकि वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो खेल हों, चाहे वो रोजगार के अवसर हों, उन सब जगहों पर महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। लेकिन हमारे अंदर एक रूढ़िबद्ध सोच बनी हुई है कि हम महिलाओं को अपने से कमजोर मानते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लड़कों से कहा जाता है कि भाई लड़के कभी रोते नहीं हैं, और बचपन से उनके अंदर एक सोच ये डेवलप कर दी जाती है कि आपको रोना नहीं है, अगर आप रो गए तो आप लड़की कहलाओगे। तो कहीं ना कहीं लड़के जो होते हैं अपने इमोशंस को छुपाते हैं। लड़के चाहकर भी रो नहीं सकते हैं, और लड़के इतने ज़्यादा अपने इमोशंस को छुपाते हैं कि एक दिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जबकि लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां सहज तरीके से रो लेती हैं, अपने मन को हल्का कर लेती हैं। रोना बुरी बात नहीं है, लड़के भी रोते हैं, लड़कियां भी रोती हैं। लेकिन लड़कों को लेकर समाज ने एक सोच डेवलप कर दी है कि लड़के कभी रोते नहीं हैं, और इसी वजह से लड़के जो होते हैं, अधिकांश लड़के जो होते हैं, अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी जो रूढ़िबद्ध सोच है वो जिम्मेदार है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई बार जो विकलांग व्यक्ति हैं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि भाई उसके पैर में विकलांगता है तो उसके दिमाग में भी विकलांगता होगी, हम उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि मुसलमान जो है अपनी लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। जबकि इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया, और सर्वे में उन्होंने पाया कि इसके पीछे जो मेन कारण है वो रूढ़िबद्ध सोच नहीं बल्कि गरीबी है। इसका मेन कारण ये है कि मुसलमान गरीब हैं और इस वजह से अपनी बच्चियों को वो स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं या फिर आगे की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया गया है, केरल का एक उदाहरण दिया गया है। केरल राज्य में भी एक ऐसी स्थिति पहले थी, लेकिन केरल की जो सरकार है उस सरकार ने क्या किया कि वहाँ पर जो स्कूल हैं, स्कूलों तक पहुँच आसान बनाने के लिए उन्होंने जो है सरकारी बस वगैरह लगाई, बच्चों के आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट के साधन मुहैया करवाए। इसके अलावा जो महिला टीचर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी करी ताकि बच्चे जो हैं उनसे कनेक्ट हो सकें, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल जाएं। और वहाँ पे चमत्कार भी देखने को मिला, वहाँ पर कुछ ही समय के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिमों के बच्चे स्कूल जाने लगे। जबकि देश के अन्य हिस्सों की अगर बात करें तो वहाँ पर आज भी गरीबी के चलते कई मुस्लिम परिवार जो है अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं या फिर अपनी बच्चों की हायर एजुकेशन नहीं करवा पा रहे हैं। तो इन सब के पीछे जो कारण है वो रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है बल्कि गरीबी एक मेन कारण है। देखिए हम लोग विकलांग बच्चों को लेकर तरह तरह की धारणा सोचते हैं। हमारे समाज में तो यहाँ तक मान लिया गया है कि विकलांग बच्चे जो है किसी अभिशाप की वजह से होते हैं, शायद पूर्व कर्मों की सजा होती होगी। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला है, समाज में एक नई सोच आई है, तो लोग ये मानने लगे हैं कि ये शारीरिक विकार है, और ये विकार हमारे शरीर में जो डिसेबिलिटी आती है, शरीर में कोई जेनेटिक डिसेबिलिटी आती है, उसकी वजह से क्रिएट होता है। वर्तमान समय में विकलांग बच्चों के लिए अब खास जरूरतों वाले बच्चे शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विकलांग शब्द जो है कहीं ना कहीं उनकी गरिमा का हनन करता है, गरिमा को ठेस पहुंचाता है। तो आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने भी विकलांग बच्चों को अब दिव्यांग कह के संबोधित करने की परंपरा स्टार्ट की है कि विकलांग नहीं कहे जाएंगे, उन्हें दिव्यांग कहा जाएगा।
अब आगे यहाँ पर असमानता और भेदभाव के बारे में चर्चा की गई है कि असमानता और भेदभाव ये क्यों समाज में होते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, यानी लोग किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर अपने मन में रूढ़िबद्ध धारणाओं या पूर्वाग्रहों की वजह से एक नेगेटिव सोच डेवलप कर लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को उसकी जाति, उसका धर्म या उसके समुदाय के आधार पर उसको अपने से नीचा या कमतर मानने लगते हैं। तो ऐसे में वो लोग उसके साथ भेदभाव करते हैं। यहाँ पर भेदभाव के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि लोगों को कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकने पर, या किसी खास नौकरी को करने से रोकने, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देने, या एक ही हैंडपंप या कुएं से पानी नहीं लेने देने, ये कुछ भेदभाव के उदाहरण हैं। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़पेपर या टीवी चैनलों में देखा होगा कि किसी गांव में दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, उनकी बारात नहीं निकलने दी। तो कई बार अब ये होता है कि अब दलित समाज के लोग जागरूक हो गए हैं तो पुलिस में पहले से ही तहरीर दे देते हैं। तो अब प्रशासन जो है, प्रशासन उनकी मदद करता है, प्रशासन की देखरेख में उनकी बारात निकाली जाती है। तो इस तरह के कई भेदभाव के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये घटना BHU की है। आप लोगों ने आज से 2 या 3 साल पहले सुना होगा कि BHU के संस्कृत विभाग में एक मुस्लिम व्यक्ति नियुक्त होता है और वो प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर नियुक्त होता है। बाद में उसकी कार्यशैली या उसकी योग्यता के आधार पर उसको जो है उसका विभाग का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही होती है। तो इस बात का वहाँ के जो अन्य प्राचार्य हैं या अन्य जो ब्राह्मण प्राचार्य हैं वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम हैं। उन लोगों का कहना ये था कि संस्कृत विभाग का अध्यक्ष केवल हिंदू ही बन सकता है। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं, इस तरह के जो विचार हैं, ये कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, तब धर्म भी भेदभाव का कारण बन सकता है। देखिए, जाति के आधार पर आपने देखा होगा कई बार कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता है, तो ये भी एक भेदभाव का रूप है। इसके अलावा बहुत से लोगों को उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरा न करने के चलते उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों में, अस्पतालों में, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों की विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ता है। यानी कई लोग तो ऐसे हैं जिनको न केवल विविधता के आधार पर बल्कि असमानता या गरीबी के आधार पर भी भेदभाव झेलना पड़ता है, जैसे कि जनजातीय समूह हैं, कई धार्मिक समूह हैं, या किसी विशिष्ट क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। एक तो पहली कारण ये है कि जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनको जो मुख्य धारा वाले समाज हैं उनकी कल्चर को, उनके रहन सहन को अपने से कमतर या नीचा मानते हैं। तो एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है, और ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो समाज में कुछ ऐसे समूह या कुछ ऐसे वर्ग मौजूद हैं जिनके साथ विविधता और असमानता दोनों पर ही आधारित भेदभाव होता है। अब है भेदभाव का सामना करने पर कि भेदभाव का सामना हम लोग कैसे करते हैं, समाज में हम इसको कैसे फेस करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी आजीविका चलाने के लिए हम सब लोग तरह तरह के अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि कोई पढ़ाता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई मछली पकड़ता है, बढ़ईगिरी करता है, खेती या बुनाई करता है, या फिर आजकल तो अन्य प्रकार के काम आ गए हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है। अलग अलग जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि समाज में अच्छे माने जाते हैं। जैसे वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में डॉक्टर का पेशा हुआ, एक प्रशासनिक अधिकारी है उसका पेशा हुआ, या फिर इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर वगैरह है उसका पेशा हुआ, उन्हें अच्छा माना जाता है। उन्हें माना जाता है कि भाई ये बहुत हाई क्लास जॉब है। वहीं समाज में कुछ ऐसे काम भी हैं जिनको कम महत्व का माना जाता है, जैसे कि सफाई करना है, कपड़े धोना है, बाल काटना है, कचरा उठाना है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। और यही जो है जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जातियां हैं वो हमारे काम के आधार पर बनी हैं। हम जो काम करते थे वही बाद में जाति क्रिएट हो गई। जैसे कोई व्यक्ति सफाई करता था तो वे स्वीपर जाति में आ गया, कपड़े धोने वाला धोबी जाति में आ गया, बाल काटने वाला नाई जाति में आ गया। तो ये जो कहीं ना कहीं जो जातियां बनी हमारे काम के आधार पर बनी हैं। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया। एक तरह की सीढ़ी का मतलब क्या है कि उस सीढ़ी में ऊपरी पायदान पे कुछ जातियां थी, उनसे निचली कुछ जातियां थी, और सबसे नीचे पायदान पर कुछ जातियां थी। तो जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा उन्होंने अपने को ऊंची जाति और उत्कृष्ट कहा
यानी जो जाति व्यवस्था की सीढ़ी में जो लोग सबसे ऊपरी पायदान पर थे, उन्होंने अपने आप को ऊंची जाति, उच्च जाति का कहा। जिन समूहों को सीढ़ी के तले में नीचे रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य माना गया। ये जाति व्यवस्था की जो सीढ़ी है, इसमें सबसे निचले पायदान पर जो लोग मौजूद थे, उनको अनटचेबल या अछूत कहा गया। अछूत का मतलब जान रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके स्पर्श से कोई अन्य व्यक्ति अपने आप को गंदा फील कराए, अपने आप को ये फील कराए कि इसके छूने मात्र से हम अपवित्र हो गए हैं, तो उस सामने वाले व्यक्ति को अछूत कहा गया है। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई और काम करने की इजाजत नहीं थी। जैसे कुछ कुछ समूह ऐसे जिनको अछूत माना गया, जैसे कि जो है साफ सफाई का काम करते थे, उनको अछूत माना गया, या फिर खाल उतारने का काम जो करते थे, मरे हुए जानवरों को एक स्थान दूसरे स्थान पर हटाने का काम करते थे, उनको अछूत माना गया। जैसे हम बताया भी गया है, उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। तो ऐसे समूहों के साथ भेदभाव कैसे होता था, ये भी बताया गया है। इन्हें जो है ऊंची जात के लोगों को घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। इसके अलावा जो गांव के सार्वजनिक कुएं हैं, वहां से ये पानी नहीं पी सकते थे। ये अगर इन्हें पानी पीना होता था तो किसी सवर्ण जाति या उच्च जाति के व्यक्ति से ये कहते थे, और वो व्यक्ति दूर से इनके हाथ में पानी डालता था। यहाँ तक कि ये लोग मंदिर में भी नहीं जा सकते थे, और उनके बच्चे जो है दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में साथ साथ एक डेस्क पे नहीं बैठ सकते थे। तो ऐसे करके इन अछूत समझे जाने वाले लोगों के साथ समाज में तरह तरह का व्यवहार होता था। अब देखिए, अछूत जो माने जाने वाले लोग हैं, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान अपने आप का उत्थान किया, अपने आप की प्रतिभाओं को समझा जाना, और इन्होंने अपने लिए एक दलित शब्द गढ़ा। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली अछूत जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दलित का मतलब होता है कि जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है। जैसे दलित का मतलब जो अंग्रेजी में होता है डिप्राइव्ड, यानी जिसको दबाया गया है, कुचला गया है। और दलित शब्द ये दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों भेदभाव ने दलित लोगों को सदियों से दबाकर रखा है। वर्तमान में भारत सरकार ने ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट में रखा है। आप लोग जानते होंगे, जो कभी अछूत रहा करते थे, अछूत वर्ग में शामिल लोग थे, वर्तमान में उनको शेड्यूल्ड कास्ट में एससी जाति में रखा गया है। अब हम भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें भारतीय संविधान का पिता और दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके जीवन के बारे में पढ़ने से पहले इनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ हैं जिसका जिक्र आपकी किताब में किया गया है। इनके जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कहानी का जिक्र आपकी किताब में है, और ये कहानी है 1901 की, जिस समय उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। देखिए, 1901 में ये एक बार अपने पिता से मिलने के लिए कोरेगांव जा रहे होते हैं। तो उस समय जो है कोरेगांव में रेलवे स्टेशन नहीं था, बगल के गांव में रेलवे स्टेशन था, तो वहाँ पर ये उतर जाते हैं। चूँकि इनके पिता जो थे आर्मी में थे, इनके पिता ने कह रखा था कि आप इस तारीख को अगर आएंगे तो हम आपको नियत समय पर लेने पहुँच जाएंगे। लेकिन किसी कारणवश इनके पिता वहाँ पर इनको लेने के लिए नहीं पहुँच पाते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक रेलवे स्टेशन पर ही खड़े होकर उनका वेट करते हैं। इनके ऊपर स्टेशन मास्टर की नज़र पड़ती है। चूँकि इनका पहनावा, रहन सहन देखने में लग रहा था कि ये उच्च जाति के बच्चे होंगे, तो स्टेशन मास्टर इनके पास आके पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो ये अपने भाइयों के साथ उससे वार्तालाप करते हैं, उसे बताते हैं कि हमारे पिता यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन हमारे पिता यहाँ पर आए नहीं, और ना ही उन्होंने अपना कोई कर्मचारी या अपना कोई नौकर हमें लेने के लिए भेजा है। तो स्टेशन मास्टर इनसे वार्तालाप करने लगता है। बातों बातों में वो इनसे इनकी जाति पूछ लेता है, और ये बताते हैं कि ये महार जाति से बिलोंग करते हैं। चूँकि उस समय महार जाति को महाराष्ट्र में अछूत माना जाता था, तो महार जाति का नाम सुनकर एकदम से स्टेशन मास्टर भौचक्का रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है, और उसके मन में एक अजीब सा भाव आ जाता है। वो इनसे अचानक से बात करना बंद कर देता है और अपने केबिन में वापस लौट जाता है। चूँकि शाम ढलने को आ जाती है, इनके पिता या उनके पिता का कोई नौकर या कर्मचारी इनको लेने नहीं आता है। स्टेशन मास्टर एक बार दोबारा फिर से इनके पास आता है, पूछता है कि अब आप कैसे जाओगे। तो ये उनसे पूछते हैं कि क्या कोरेगांव पास में है, अगर पास में है तो हम तो पैदल चले जाएंगे। तो वो इन्हें बताता है कि कोरेगांव पास में नहीं है, बल्कि दूर है, आपको किसी साधन से ही जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके भाई जो है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी हमारे लिए बुक कर दीजिए, हम उसका रेंट दे देंगे, जो कि हमें वहाँ तक ड्रॉप कराए। ऐसे में स्टेशन मास्टर जो है कई बैलगाड़ी वालों से, कई घोड़ा गाड़ी वालों से बात करता है। क्योंकि जिस समय इन्होंने स्टेशन मास्टर को अपनी जाति बताई होती है, तो आसपास मौजूद लोग भी इनकी जाति को सुन लेते हैं। इस वजह से वहाँ के जो बैलगाड़ी वाले हैं, घोड़ा गाड़ी वाले हैं, इनको अपनी गाड़ी में बिठाने से इनकार कर देते हैं। स्टेशन मास्टर बहुत सारा प्रयास करता है, बहुत लोगों को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई भी ले जाने को तैयार नहीं होता है। कई जगह से यही सुनने को मिलता है कि ये लोग अछूत जाति से आते हैं,
अगर इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया तो हमारी गाड़ी भी अपवित्र या अछूत हो जाएगी और अन्य लोग हमारी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो थककर स्टेशन मास्टर भी शांत हो जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी ये केवल एक घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो कि इन्होंने बचपन से लेकर जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक उन्हें झेला है। इनके जीवनी में उनका विस्तार से वर्णन भी किया गया है। यहाँ पर केवल एक घटना का वर्णन किया गया है कि कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अछूत जाति से होने पर कितना भेदभाव, कितना जाति दंश झेलना पड़ा है। तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और ये महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत या फिर अनटचेबल माना जाता था। वर्ष 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने वाले एक विद्वान के रूप में चुना गया। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 और 1916 में क्रम से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। देखिए, अंबेडकर अपनी जाति से पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। चूंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन से ही जातिगत दंश को झेला था और ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि बिना पढ़े, बिना उच्च शिक्षा हासिल किए हम जाति दंश से नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के व्यक्तियों से कहा कि वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजें, उनकी उच्च शिक्षा पर ध्यान दें और उन्हें जो सरकारी नौकरी करने के लिए आगे बढ़ावा दें ताकि सरकारी नौकरी ज्वाइन करके वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। तो अंबेडकर ने इस तरह का जो आह्वान किया है वो इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने बचपन से इस तरह की चीज़ों को झेला था। आप लोग जैसा कि जानते हैं उस समय अछूत लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। उन्हें गांव के जो मुख्य नगर हैं या गांव के जो मुख्य बस्ती है उनमें रहने नहीं दिया जाता था। वो गांव से बाहर अलग एक बस्ती बनाकर रहते थे। गांव में जब भी घुसते थे तो अपने पीछे झाड़ू बांधकर या फिर किसी चीज़ पर चोट करते हुए आते थे ताकि लोग उनसे अपने आप को सावधान कर सकें और उनसे अपने आप को टच करने से बचा सकें। वो सार्वजनिक जो भी स्थान थे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। जो भी कुएँ थे उनसे पानी नहीं ले सकते थे। तो बहुत बुरी कंडीशन उस समय थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब पढ़ लिख कर विदेश से भारत में लौटे हैं तो उन्होंने ठाना है कि एक तरफ तो आज़ादी की लड़ाई चल रही है, हम आज़ादी की लड़ाई के अलावा जो दलितों के साथ सदियों से जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इनको न्याय दिलाएंगे। तो अछूतों के साथ उस समय तरह तरह की जो घटनाएं घटित हो रही थी, तरह तरह के जो भेदभाव हो रहे थे, उन सब के खिलाफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह किया। महार सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में 20 मार्च 1927 को भारत के महाराष्ट्र के महाड़, वर्तमान में रायगढ़ जिले में पड़ता है ये, इसमें एक सार्वजनिक तालाब से अछूतों को पानी पीने की नोट दिलाने के लिए किया गया एक सत्याग्रह था। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया उस समय अछूतों को जो सार्वजनिक जगह हैं उनको इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। ना भी वो सार्वजनिक कुएं का पानी पी सकते थे, ना ही सार्वजनिक तालाब का पानी पी सकते थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये जातीय जो दंश है या जात प्रथा है इसको तोड़ने के लिए सत्याग्रह किया था। तो ये अपने अनुयायियों के साथ इस तालाब तक पहुँचे हैं और उस तालाब का इन्होंने खुद पानी पिया है, अपने अनुयायियों को भी पानी पिलाया है। इस सत्याग्रह को करने का उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक स्थानों पर समान अधिकार दिलाना था। देखिए, इसी आंदोलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर इसका विरोध किया था। चूंकि 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार सामाजिक उत्थान की बात की थी, दलितों को सार्वजनिक स्थान पर समान अधिकार दिलाने की बात की थी, तो इनकी इसी याद में 20 मार्च को भारत सरकार हर साल सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाती है। और मनाने का रीजन ये है क्योंकि इस दिन पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह किया था। इसके बाद इन्होंने मंदिरों में भी दलितों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह किए हैं, हालांकि वो असफल रहे हैं। आप लोग जानते थे कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो एक फेमस सत्याग्रह है जिसका नाम है कालाराम मंदिर सत्याग्रह। कालाराम मंदिर सत्याग्रह अंबेडकर के नेतृत्व में 2 मार्च 1930 को हुआ और ये भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जो दलितों को धार्मिक समानता दिलाने के लिए लड़ा गया था। हालांकि उच्च जातियों के विरोध की वजह से दलितों का मंदिर में प्रवेश संभव नहीं हो पाया, लेकिन ये आंदोलन जो था पूरे देश में चर्चा का विषय बना। यानी अंबेडकर जो है अपने जीवन में अंत तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक समानता लाने के लिए संघर्ष करते रहे कि कैसे भी करके हिंदू धर्म के में उनको समानता का अधिकार मिल सके, लेकिन हिंदू धर्म ने उन्हें समानता प्रदान नहीं की। बाद में क्या होता है, बाद में इन्होंने अपने आप को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली है। देखिए, आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें देश के पहले मंत्रिमंडल में कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप लोगों ने प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा होगा। प्रारूप समिति सबसे मुख्य समिति थी और इसी समिति में रहते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो जो महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो संविधान में ऐड की ताकि दलितों का उत्थान हो सके और जो हाशिए पर मौजूद समूह हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके। इसी वजह से, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे,
इसी वजह से इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। चूंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी ताउम्र हिंदू धर्म में समानता स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने प्रयास किया कि वे दलितों को जो सदियों से अधिकार नहीं मिले हैं वो अधिकार मिल सकें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। तो ऐसे में इन्होंने मजबूरन हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। इन्होंने एक ऐसे धर्म को खोजा जहाँ पर समानता का भाव हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। तो इनकी नज़रों में इन्हें बौद्ध धर्म ऐसा धर्म लगा जिसमें समानता थी, जिसमें भेदभाव न के बराबर था। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने अनगिनत समर्थकों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। अम्बेडकर की जो मृत्यु है 6 दिसंबर 1956 को हुई और इस तिथि को इनके अनुयायी जो है पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। तो इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को हुई है। तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हालांकि इनके जीवन के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको यहाँ पे कवर कर पाना एक साथ संभव नहीं है। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। अब हमने ये तो जान लिया है कि भाई देश आज़ाद हुआ है। अब देश आज़ाद के बाद अब नए संविधान को बनाने का काम चल रहा है। तो ऐसे में नए संविधान को बनाते समय जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने हमारी विविधता को कैसे संजो कर रखा, हमारी विविधता को एक सूत्र में पिरोने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, उन प्रयासों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो अब है समानता के लिए संघर्ष। देखिए, ब्रिटिश शासन से जो आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों के द्वारा जो समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। यानी हम केवल आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हमारे यहाँ तमाम ऐसे समूह थे जो समानता के लिए संघर्ष भी कर रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। इधर महिलाओं ने पुरुषों के समान शिक्षा अधिकार की डिमांड की। जैसे पुरुषों को शिक्षा हासिल करने का अधिकार है, वैसे ही महिलाओं को भी शिक्षा हासिल करने का अधिकार हो, तो ऐसी डिमांड महिलाओं ने की। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। जब देश आज़ाद हो जाता है, तो जब देश आज़ाद हुआ है, तो उस समय के जो भी नेता थे उन सब की नज़र में ये सब जो चीज़ें चल रही थी, उन सब की नज़र में ये सब चीज़ें पहले से मौजूद थी। उन्हें पता था कि देश में किस तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हैं और उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। भारत के संविधान में समान अधिकार और समान अवसर की गारंटी अनुच्छेद 14 से 18 में दी गई, ताकि सभी के पास समान अवसर हों, लोगों के साथ कानूनी रूप से भेदभाव ना हो, लोग समान रूप से कोई भी काम अपना सकें, समान रूप से कहीं भी आ जा सकें, उनके साथ भेदभाव ना हो। उस समय अस्पृश्यता भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो संविधान निर्माताओं ने संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अनुच्छेद को ऐड किया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे अनुच्छेद 17 के तहत कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया। चूंकि आप लोग जानते हैं कि पहले क्या था, जाति प्रथा व्याप्त थी और जाति प्रथा में लोग अपनी जाति से जुड़ा हुआ पेशा ही कर सकते थे। तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 के तहत एक ऐसा उपबंध जोड़ा गया जिसके तहत लोग अपना मनचाहा काम या अपना मनचाहा वृत्ति अपना सकते थे। उनके ऊपर अपनी जाति का कोई दबाव नहीं था कि वो अगर फलानी जाति से आते हैं तो वही काम करेंगे, ऐसा कोई दबाव नहीं था। तो संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित किया गया। चूँकि हमारा देश विविधताओं वाला देश है, हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, उनके बहुत सारे तौर तरीके हैं, उनके त्यौहार हैं, इसलिए लोगों के बीच कोई भेदभाव ना बढ़ित हो, कोई भेदभाव ना प्रसारित हो। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल किया और ये अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में वर्णित है। संविधान ने किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं दी, बल्कि सभी धर्मों को बराबर माना। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर लोग बिना भेदभाव के धर्म का पालन करते हैं। लेकिन अनुच्छेदों के बारे में हम डिटेल में आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने केवल हल्का हल्का इनके बारे में जान लिया है, इनके बारे में विस्तार से हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर NCERT का पूरा कंटेंट कवर कर रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त कंटेंट भी प्रोवाइड करूँ ताकि आपकी तैयारी जो है और अच्छे से हो सके। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स जो है पेड नोट्स हैं, आपको नोट्स के साथ साथ उसकी जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है नोट्स में देखने को मिलेगी, तो उसका आप अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि अब आप नोट्स ना बनाएं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी आसान हो सके और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को तैयार कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।